डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है देखते हैं। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो प्रोसेस का हिंदी में मतलब होता है प्रक्रिया, और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। यानी जो डोमेस्टिकेशन होता है वो एक प्रोसेस को नाम दिया गया है, मतलब जिस प्रोसेस के हिसाब से जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स का यानी जानवरों का देखभाल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। वेरी ऑफन plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और टेंडेड बाई का मतलब होता है अपनाना। यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है अपनाना या डालना, तो यहाँ पे अपनाना होगा। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि जंगली प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि अक्सर क्या होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स लोगों के द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा द्वारा जो प्लांट्स और एनिमल्स अपनाए जाते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, अक्सर वो जंगली जानवरों से और प्लांट से डिफरेंट होते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। अब ऐसा क्यों होता है कि वो डिफरेंट होते हैं? दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। जो लोग होते हैं वो ऐसे एनिमल्स को या प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए जो नुकसान ना पहुंचाए, उनको जो नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे तो इसका यही मतलब है कि दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। यानी ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है डोमेस्टिकेशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का सिलेक्शन करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वे ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं जो प्रोन टू डिजीज ना हो, यानी जिनसे कोई बीमारी का खतरा नहीं होता। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। यील्ड का मतलब होता है लगना या पैदावार, और स्टॉक का मतलब जो तना होता है, यानी एक जो पौधा होता है ऐसे, यहाँ कई सारी डंठलियाँ कई सारी ब्रांचेज निकले रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। राइप ग्रेन मतलब जब वो फसल पक जाती है। तो हमने देखा कि नॉर्मली जो एनिमल्स और प्लांट्स का सिलेक्शन इस हिसाब से करते थे जिनको बीमार होने का खतरा कम रहता है, कोई भी बीमारी होने का खतरा कम रहता है, या जिनको प्रोन टू डिजीज यानी कि बीमार होने की संभावना, ठीक है, यानी कि कोई भी डिजीज होने की संभावना उनको कम रहती है। और वो यही नहीं, वो यहाँ तक ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिनमें जो है लार्ज ग्रेन जो है, जिनकी पैदावार होती है उसमें लार्ज साइज के ग्रेन होते हैं। ठीक है, और उस प्लांट्स का जो स्टॉक होता है बहुत स्ट्रांग रहता है, जो डंठल रहता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये वाला डंठल स्टॉक जो है उसका क्या है, बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, और कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, यानी जब फसल पक जाती है, फसल पक जाने के बाद जो उसका वेट होता है ताकि वो आसानी से जो उसका स्टॉक हो आसानी से इसको बियर कर सके। ऐसा नहीं कि फसल पक जाए और जैसे इसमें राइप ग्रेन लगे ये फसल गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से वो करते थे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। नॉर्मली क्या होता है, जो सीड्स होते थे दोस्तों, तो सीड्स होते थे सिलेक्टेड प्लांट्स के, यानी मान लो अगर उन्होंने व्हीट, बार्ली और राइस उन्होंने सेलेक्ट किया, जो इसके सीड्स होते थे यानी जो इसके बीज होते थे, इसके जो दाने होते थे, उनको ये लोग प्रिजर्व करके रखते थे, बचा के एक जगह प्रिजर्व करके रखते थे, ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि फिर से जब इसको हम सोन करेंगे, बोएंगे या लगाएंगे, तब विल हैव द सेम क्वालिटी। जो अभी का जो क्वालिटी है इन पौधों का, बाद फसलों का बाद में भी वही क्वालिटी हो। यानी मान लो व्हीट और राइस इन्होंने लगाया, अब इसके बीज प्रिजर्व कर लेते थे, बचा के रख लेते थे, दूसरा सीजन आता था उसमें फिर लगाते थे, ताकि जो है जो इनकी इस वाले इन ग्रेन्स की जो क्वालिटी थी वो इंश्योर हो कि इस वाले ग्रेन की भी वही क्वालिटी हो, इस वजह से वो उसको प्रिजर्व कर लेते थे, बचा के रख लेते थे। अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो हमने देख लिया कि कौन से हिसाब से वो लोग कौन से प्लांट्स चूज करते थे। अब देखते हैं कि एनिमल्स कौन से चूज करते थे। वो ऐसे एनिमल्स चूज करते थे, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, यानी ऐसे एनिमल वो चूज करते थे जो जिनका नेचर या जो रिलेटिवली जेंटल होते थे। आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, यानी कि एनिमल्स में से वो ऐसे एनिमल्स को चूज करते थे जिनका स्वभाव जो है जेंटल होता था। ठीक है, रिलेटिवली अदर से स्वभाव उनका जेंटल होता था, उसी को ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करते थे। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम क्या हुआ कि ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इसका एक परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स है वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से टोटली डिफरेंट हो चुके, मतलब डिफरेंट हो गए। एग्जाम्पल के लिए, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। टीथ मतलब होता है दांत, और हॉर्न मतलब होता है सींग।
एग्जाम्पल की जो टीथ और हॉर्न होता था वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का, वो यूजुअली बहुत ज्यादा बड़ा होता है कंपेरिजन जैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। जैसे ये वाला जो टीथ है ये किसी वाइल्ड एनिमल का है, और ये वाला जो है ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है। तो लुक दैट टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच डू ए डोमेस्टिकेटेड वन है। यानी ये वाला जो है एक वाइल्ड पिग का है और ये वाला जो है डोमेस्टिकेटेड पिग का है। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे प्रोसेस यानी क्रिया, यानी जो डोमेस्टिकेशन का जो क्रिया था या डोमेस्टिकेशन की जो प्रोसेस थी, जो इसकी प्रक्रिया थी, वो पूरी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे क्या रहा, चलता रहा। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर हो, यानी यह लगभग 12,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो वर्चुअली अगर हम मान लें तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, जितने भी प्लांट या एनिमल प्रोड्यूस हम आज यूज करते हैं एज ए फूड, आज के टाइम में जितने भी प्लांट्स या एनिमल के प्रोड्यूस हम एज ए फूड आज यूज करते हैं, वो किसका रिजल्ट है? वो है डोमेस्टिकेशन का एक रिजल्ट है। ठीक है, कि डोमेस्टिकेशन की वजह से ये हम आज ये यूज कर पा रहे हैं। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। जो सबसे अर्लीस्ट प्लांट था डोमेस्टिकेशन का वो था wheat यानी गेहूं और जौ। The earliest domesticated animals include sheep and goat। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में और कौन कौन आते हैं? एक तो हमने डॉग देखा था, दूसरा sheep और goat। ठीक है, यानी बकरी और sheep। sheep यानी जो भेड़ होती है जिसके ऊनी, जिसका वो मतलब रोवा निकाला जाता है ऊनी कपड़ों के लिए, और गोट यानी जो दूध देती है। तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक नया तरीका। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब जैसे कोई भी सीड यानी कोई भी बीज अगर आप प्लांट करोगे, लगाओगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसको थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, मे बी ये सेवरल डेज कई दिन लग सकते हैं, या कई वीक लग सकता है, मंथ लग सकता है, या कुछ केसेस में तो कई साल भी लग सकते हैं। यानी कि 1 साल 2 साल कुछ भी ऐसे लग सकता है। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। तो क्या होता था कि अगर जैसे हमने देखा कि कोई भी फसल होता है नॉर्मली उसको कई दिन में या कई वीक में, मंथ में, यहाँ तक कि कभी 1 साल में कोई फसल जो है वो मतलब ग्रो होता था। 1 साल उसको लग जाता था ग्रो होने में। तो जब लोग ऐसे ग्रोइंग प्लांट, व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट, जब लोग प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किए, इसका मतलब दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको एक ही जगह पे अब लॉन्ग टाइम जो है रुकना पड़ेगा। क्यों या रुकना पड़ता था? क्यों? लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, ताकि वो पौधों को देखभाल कर सके, वाटरिंग उनको पानी दे सके टाइम पे, वीडिंग और उनको वीडिंग कर सके। वीडिंग का मतलब होता है निराई करना, यानी जब कोई प्लांट जैसे ग्रो होता है ना, तो छोटे छोटे खरपतवार जो भी और उसके साथ आते हैं तो उसको क्या काट दिया जाता है, तो उसको वीडिंग बोलते हैं। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो एनिमल्स होते थे और बर्ड होते थे जो कि फसलों को खाने आ जाते थे, उनको भगाने के लिए। टिल द ग्रेन राइपन, जब तक कि ग्रेन जो है राइपन नहीं हो जाती, यानी पककर तैयार नहीं हो जाती। एंड देन, और तब द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसके बाद जो ग्रेन को केयरफुली जो है यूज करना पड़ता था। Ways in which grain was used as seed, as food, as gift, store for food। इन इन सारे वेज में जो ग्रेन यूज होता था, एज सीड के रूप में, फूड के रूप में, गिफ्ट के रूप में, और स्टोर फॉर फूड। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब देखो क्या था कि जो ग्रेन था, ग्रेन को एज ए फूड और एज ए सीड दोनों के रूप में स्टोर करना था। ठीक है, फॉर बोथ फूड एंड सीड, यानी कि हम खाने के लिए भी रखना था लोगों को, और उसके सीड के लिए भी, ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में भी वही वही ग्रेन हो। तो पीपल हैव टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, इसलिए लोगों को उसको स्टोर करने के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स आर डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाद में मैंने बहुत सारे एरियाज में उन्होंने स्टार्ट किया बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाना, यानी कि मिट्टी के पॉट्स बनाना, बर्तन बनाना। पॉट जो होते थे ना मिट्टी के, उसको इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके लिए और क्या किया, बास्केट बुनना स्टार्ट किया ताकि बास्केट में रख सके। और उसके बाद डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, यहाँ तक कि ग्राउंड में इन्होंने गड्ढा खोदना भी स्टार्ट किया ताकि उसको स्टोर करके रखा जा सके। स्टोरिंग एनिमल्स,
एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द सेंस वो, जैसे एनिमल जो होते हैं नेचुरली वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे देते हैं, उनकी संख्या जो है मल्टीप्लाई नेचुरली मतलब बढ़ती जाती है। बिसाइड्स इसके अलावा इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। एक तो पहली चीज वो तो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं जो एनिमल्स होते हैं दे, अगर उनको केयरफुली आपने लुक आफ्टर किया, उनका देखभाल अच्छे से किया, तो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि हमारा फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड मीट, और मीट भी प्रोवाइड करते हैं जब भी हमको रिक्वायर्ड होता है। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे भाषा में बोले तो एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। तो अगर दूसरे वर्ड में हम बोले तो जो एनिमल्स जिनको रियर किया जाता है वो एज ए स्टोर ऑफ फूड भी यूज किए जा सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। चलो अब हमको क्या पता करते हैं फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। ठीक है, पहले एक बार पेज 13 पे मैप टू फिर से देख लेते हैं। ये है पेज 13, इस पे आपको बहुत सारे ब्लू स्क्वायर देखो दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लू कलर के स्क्वायर हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, आपको बहुत सारे ब्लू स्क्वायर जैसे हमने देखा। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये जो ब्लू स्क्वायर है ये एक साइट है, हर एक ईच मार्क्स अ साइट, यानी जितने भी ब्लू स्क्वायर हैं सारे के सारे एक साइट है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स के और हर्डर्स के। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे। ये जो साइड से ब्लू स्क्वायर वाले जैसे हमने देखा, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कुछ उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जैसे कुछ नॉर्थ वेस्ट में थे, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर में, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। कुछ जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनमें से कुछ कश्मीर में थे, कुछ तो ईस्ट में से और कुछ साउथ इंडिया में थे। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. तो हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको ये पता करना, तो वो ये पता करने के लिए क्या किए कि दिस साइट फॉर सेटलमेंट, उनको पता करना था कि ये साइट जो है, जो साइट उन्होंने खोजा है, तो ये रियल में जो है कि फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट हुआ करते थे कि नहीं। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, जो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल के बोन मिले, यानी जो प्लांट्स के अवशेष मिले और जो एनिमल्स के बोन्स मिले, उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्nt ग्रेन, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइंड वहाँ पे अवशेष मिला वो क्या था, रिमेन ऑफ बर्nt ग्रेन, यानी जले हुए अनाज के अवशेष मिले। दीज में हैव बीन बर्nt एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, यानी कि मे भी ऐसा हो सकता है या एक्सीडेंटली जो है ये जलाया गया हो, या जलाने के लिए ही इसको जलाया गया हो, मतलब जानबूझकर जलाया गया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो बर्nt ऑफ द इसके रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन मिले हैं, यानी उन अनाजों को, उन ग्रेन्स को साइंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ठीक है, यानी जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं हिंदी में। तो साइंटिस्ट जो है इन ग्रेन्स को, जो बर्nt मिले हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं जले हुए ग्रेन के, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके ग्रेन है। और इस प्रकार एंड सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो हमको इसी से पता चला कि उस टाइम जो है सब कंटिनेंट में, सब कंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारी फसलें जो है ग्रो ग्रो की जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो साइंटिस्ट है वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ, यानी कि एक सेटल लाइफ की ओर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या पाया है, फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, यानी कुछ ट्रेसेस मिले उनके, उनको हट्स के और हाउसेस के। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ट्रेसेस मिले हैं किसके, हट्स के और हाउसेस के, यानी झोपड़ियों के और घरों के, कहाँ पे, कुछ साइट्स पे। देखो हट्स और हाउस में डिफरेंस क्या है, एक मेन डिफरेंस मान लो जो हाउस होता है ना, बहुत उसका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट जो हट का होता है, हट यानी झोपड़ी का, उसका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है, सिंपल रहता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि इन इन बुर्जाओं, इन कश्मीर, प्रेजेंट डे कश्मीर, बुरजाहों कहाँ पे है, प्रेजेंट डे कश्मीर में, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। ठीक है, तो पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, वहाँ पे पिट हाउसेस बनाते थे लोग, कहाँ पे, बुरजाहों में,
जहाँ पे कि विच वर डग इनटू द, जिसको कि गड्ढे में मतलब ग्राउंड में गड्ढा किया जाता था और उसमें स्टेप्स चारों साइड से मतलब किसी भी साइड से एक स्टेप अंदर जाने के लिए बना दिया जाता था। ठीक है, तो दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ऐसा माना जाए तो मे बी कोल्ड वेदर में ठंडे मौसम में शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, अच्छा हो थोड़ा, यानी कि ठंड में थोड़ा अंदर नीचे के साइड ना थोड़ा गर्मी रहती है, तो मे भी ऐसा माना जाता है कि हुआ रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ड both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. हर्थ मतलब होता है चूल्हा। हर्थ का मतलब क्या होता है? चूल्हा या कुकिंग हर्थ, भट्टी या चूल्हा आप जो भी बोल सकते हो। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको क्या मिला? वो कुकिंग हर्थ यानी कि खाना पकाने वाला चूल्हा उनको मिला इनसाइड एंड आउटसाइड द, यानी हट जो झोपड़ी जो थी उसके अंदर भी और बाहर भी। तो उससे ये वो ये सजेस्ट करती है या उससे हमको ये पता चलता है कि मे भी हो सकता है कि वेदर के डिपेंड करता है वेदर पे, वेदर के हिसाब से लोग जो है अंदर खाना बना रहे होंगे इंडोर या आउटडोर, यानी कि अच्छा बढ़िया वेदर रहा तो आउटडोर बनाते होंगे और वेदर खराब रहा तो यानी बारिश वारिश हो रही हो तो अंदर बनाते थे खाना। तो दोस्तों ये है पिट हाउस। ठीक है, पिट हाउस कहाँ पे? यानी कि जो गड्ढा खोदा जाता था, मतलब कि इसको ग्राउंड के अंदर आप देख रहे होगे तो ग्राउंड के अंदर इसको देखो ऐसे ग्राउंड के अंदर गड्ढा कर दिया जाता था। ठीक है, फिर ऊपर से क्या होता था कि इसको लगा देते थे, मतलब छा देते थे, कुछ भी स्ट्रॉ का कुछ भी डालना हुआ। देखो ये भी देखो यहाँ पे ऊपर से पूरा मिट्टी डाल दिए हैं। ये है पिट हाउस। ठीक है, यहाँ से देखो पूरा ऊपर से मिट्टी डाले हुए हैं, यहीं से सीढ़ी बना देते थे ऊपर से, यहाँ से लीडिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि ताकि अंदर जा सके बाहर आ सके फिर। और ये है एक कुकिंग हट, इस पे खाना बनाया जाता था। ऐसा कुकिंग हट बहुत घर के अंदर भी और बाहर भी मिला हुआ है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। जो स्टोन टूल्स हैं वो बहुत सारी साइटों से जो है बहुत सारी साइटों से स्टोन टूल्स पाए गए हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। और इनमें से बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो कि अर्लियर जो पैलियोलिथिक के टूल्स थे उनसे थोड़ा डिफरेंट थे, इस वजह से इनको नियोलिथिक बोला गया। These include tools that were polished to give fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। और इनमें से कुछ ऐसे टूल्स थे जिनको कि और भी ज़्यादा जिन पे पॉलिश इसको पॉलिश किया गया था। ठीक है, जिन पे पॉलिश लगाया गया था ताकि उनकी जो एज है, यानी कि अगर मान लो कोई टूल है इनकी ये जो एज है इसको इस पे जो है ना पॉलिश लगा दिया गया था ताकि और शार्प होए और ज़्यादा शार्प हो जाए। एंड मोटर्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, और मोटर्स का मतलब होता है कि ओखली, इसको हिंदी हिंदी में ओखली बोलते हैं। ठीक है, और पेस्टस मतलब मूसर, यानी कि मोटर्स और पेस्टल का यूज किया जाता था ग्रेन को और अदर प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए। ये नॉर्मली ऐसे होता है ओखली जैसा रहता है, मतलब एक ओखली ऐसे रहेगी। ठीक है, यहाँ से पूरा और इस पे जो है इसी में जो भी प्लांट प्रोड्यूस रहते हैं इसमें डाल के ऊपर से मूसर से ऐसे खूना जाता था, तो उसको मतलब ऐसे ग्राइंडिंग किया जाता था। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में भी हम मोटर्स और पेस्टल का यूज करते हैं ग्रेन को कूटने के लिए या पीसने के लिए। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, जबकि तब से आज कितना कई हजार साल बीत गए, आज भी हम उसका यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। एट द सेम टाइम यानी कि अभी भी आज के टाइम में भी हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक टाइप की जो टूल्स थे आज के टाइम में भी वो बनाए जाते हैं और यूज भी किए जाते हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखिए कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि मेड ऑफ बोन, जो कि हड्डियों के बने होते हैं या हड्डियों के बनाए जाते थे सब। एंड रिमेंबर कि याद रखो सम टूल्स वर, यानी कि हड्डियों के बनाए जाते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत सारे जो है कि अर्थन पॉट्स भी मिले हैं कई टाइप के। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। समटाइम्स ऐसा देखा गया कि कुछ अर्थन पॉट्स जो होते थे डेकोरेटेड होते थे, मतलब उनको सजा के रखा जाता था। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको स्टोर करने के लिए रखी जाती थी, उनमें स्टोर करने के लिए। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of our diet. Important part of the diet.
यानी कि नॉर्मली लोग क्या करते थे, पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स ऑफ कुकिंग फूड, यानी कुकिंग फॉर कुकिंग फूड को कुक करने के लिए, अब खाने को बनाने के लिए लोगों ने क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, पॉट्स। स्पेशली किसको, जो ग्रेन को, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया यानी कि गेहूं हो गया, लेंटिल यानी दाल हो गया, एंड देन नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, जो आज के टाइम में हमारे डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, जो कि राइस, व्हीट और लेंटिल। बिसाइड्स इसके अलावा दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया, दे बिगन वीविंग क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को, वीविंग मतलब बुनना या बुनाई, उन्होंने कपड़ों की बुनाई भी स्टार्ट कर दी थी यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल का यूज करके, जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉटन, जो कि दैट कुड नाउ बी ग्रोन, तब जो उसके टाइम में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब जो उगाया जा सकता, मतलब उगाना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम तक ये लोग कॉटन को उगाना या ग्रो करना सीख चुके थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या चीज़ें जो थी, जो ये बदलाव हो रहा था, जो चीज़ें चेंज हो रही थी, हर जगह चेंज हो रही थी, एंड ऑल एट वंस, और एक ही साथ हो रही थी, नॉट क्वाइट, नहीं ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि हर जगह जो है बदलाव सेम आ रहा था। कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ पे मेन और वुमेन यानी स्त्री और पुरुष अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करते थे, यानी कि हंट करते, शिकार करते थे और फूड को गैदर करते थे। और हर जगह और दूसरी जगह जो पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, लोग धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग जो है अडॉप्ट किए। कई थाउजेंड ईयर लग गए, मतलब कई हजार साल हो गए। यानी कि अगर मान लो इस एरिया में कोई चेंजेस हो रहे हैं, जो इसके इर्द गिर्द का एरिया, जो जो एडजेसेंट एरिया था, वहाँ धीरे धीरे लोग जो है हर्डिंग और फार्मिंग अडॉप्ट कर रहे थे। और मान लो एक एरिया यहाँ पे अभी भी लोग क्या कर रहे थे, अभी भी ये लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। बिसाइड्स इसके अलावा इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा क्या था, लोग जो है ना हर चीज़ें करते थे, ये सारी चीज़ें मतलब हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे और हर्डिंग भी करते थे। हर चीज़ सारी, इन सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर लेते, क्यों, डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, यानी डिफरेंट सीजन में करते थे। यानी कि मान लो अभी कोई एक सीजन में, अभी मान लो कि गेहूँ हुआ, गेहूँ का सीजन कट गया, अब इस सीजन में क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, फूड इकट्ठा करना या हंटिंग करना। तो इस हिसाब से उन्होंने कंबाइन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखो एक अर्थन पॉट्स है, ठीक है, इसमें क्या वीट वूट राइस वाइस ये सब वो इकट्ठा करते थे इसमें। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, एक क्लोजर लुक देखते हैं, कहाँ पे, क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ में जीना और मरना। हम पहले सबसे पहले मेहरगढ़ देख लेते हैं कि मैप 2 में मेहरगढ़ है किधर। तो हमने मैप 2 में आ गए दोस्तों, मैप 2 यहाँ पे देखो, मेहरगढ़ यहाँ पे है, ठीक है, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में था मेहरगढ़ तब के टाइम। तो हमने मैप मैप 2 देख लिया कि मेहरगढ़ का लोकेशन कहाँ पे था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। अभी देखते हैं, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, यह जो साइट है एक फर्टाइल प्लेन में, यानी फर्टाइल का मतलब होता है कि उपजाऊ प्लेन, यानी उपजाऊ प्लेन में लोकेटेड है, नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, जो कि बोलान पास के बाजू में है, नियर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूट है। बोलान पास बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, कहाँ पे जाने का, ईरान में जाने का। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मेहरगढ़ जो था आज प्रोबेबली मतलब संभवतः है, वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो मतलब उगाना, बार्ली मतलब जौ, व्हीट मतलब गेहूँ, रियर शिप यानी कि गोट, शिप को यानी भेड़ को और बकरियों को पालना, रियर मतलब पालना होता है। यानी कि जो मेहरगढ़ है, ऐसा संभवतः ऐसा माना जाता है कि वो उस एरिया में, पूरे मेहरगढ़ वाले एरिया में, मेहरगढ़ ऐसा ऐसा प्लेस है जहाँ पे स्त्री और पुरुष सबसे पहले ग्रो बार्ली, व्हीट यानी कि जौ गेहूँ उगाना और भेड़ और बकरियों को पालना सबसे पहले सीखे थे। यानी कि जो ये सपोज मेहरगढ़ का आजू बाजू का पूरा एरिया था, यहाँ पे मेहरगढ़ है, यानी इस एरिया में सबसे पहले जो बार्ली और व्हीट को ग्रो करना और शीप और गोट को रियर करना सीखे, तो कहाँ के लोग थे, स्त्री पुरुष थे, मेहरगढ़ के, ये मेहरगढ़, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, यह उन सारे अर्लीस्ट विलेजेस में से या अर्लीस्ट गाँव में से एक है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल
बोन्स वर फाउंड, इस साइट पे बहुत सारी एनिमल की बोन भी पाई गई। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। बोन कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बोन जैसे कि डियर यानी हिरन और पिग के बोन्स पाए गए, और यहाँ तक कि शीप और गोट के भी बोन्स वहाँ पे पाए गए मेहरगढ़ में। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। जो और फाइंड वहाँ पे मिले और चीज़ें जो मिली या अवशेष जो मिले वो क्या थे, स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस के जो जो अवशेष मिले वो मिले वहाँ पे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, हर घर में 4 या तो उससे भी ज़्यादा कंपार्टमेंट हुआ करते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, उसमें से कुछ जो है स्टोरेज के लिए मतलब कुछ रखने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे यहाँ पे एक हम देख सकते हैं, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे लुक लाइक। देखो इसमें 4 कंपार्टमेंट है ना, यहाँ पे देखो कुछ स्टोर किया गया है। तो हमने क्या देखा कि उनमें से कुछ एक जो है कुछ स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता था कई एक कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे देखो कुछ स्टोर किया गया है। इन व्हाट वेज दिस हाउस सिमिलर टू द वन विच यू लाइव, अब अपने जिस घर में रहते हो उस हिसाब से देखो इसमें क्या जो है सिमिलरिटी क्या दिख रही है। ठीक है, यानी कि क्या देखा हमने, मेहरगढ़ में जो घर उसके जो घरों के जो अवशेष मिले हैं, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो घर होते थे उनमें नॉर्मली या तो 4 कंपार्टमेंट या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट हुआ करता था। ठीक है, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, उन कंपार्टमेंट में से यानी इन चारों में से या 4 से ज़्यादा होते थे उनमें से कुछ स्टोर करने के लिए यूज किए जाते थे। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो हमने देख लिया कैसे सब रहते थे। तो व्हेन पीपल डाई, जब उनकी मृत्यु होती थी, जब वो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो जो उनके रिलेटिव्स होते थे, रिलेटिव मतलब जो उनके सगे संबंधी होते थे, और फ्रेंड्स जो उनके दोस्त होते थे, वो क्या जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, उनको जो है रिस्पेक्ट देते थे, यानी कि सम्मान उनके प्रति देते थे। पीपल लुक पीपल लुक आफ्टर देम, जो लोग होते थे उनकी उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, परहेज मतलब संभवतः ऐसा माना जाता है कि उस टाइम उनके मन में एक विश्वास रहा हो, बिलीफ मतलब विश्वास रहा होगा कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है। बेरियल इज वन सच अरेंजमेंट, बेरियल का मतलब होता है जो कब्र होती है, तो बेरियल भी जो था एक इसी टाइप का जो है अरेंजमेंट था। सेवरल बेरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बहुत सारी बेरियल की साइट्स जो है पाई गई। इन वन इंस्टेंस the dead person was buried with gods which were probably meant to serve as food in the next world। तो एक तो ऐसा एक इंस्टेंट मतलब एक एग्जांपल मिला, द डेड पर्सन वाज बेरिड, यानी कि एक मरा हुआ जो आदमी था उसको दफन किया गया था बकरी के साथ, एक बकरी भी थी उसके साथ। प्रोबेबली माना जाए संभवतः ऐसा अपने सजेशन के मतलब कि वो सजेस्ट करता है हमको कि एज अ फूड सर्व कि वो मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी जो अब उसकी अगली दुनिया है, मर जाने के बाद वो लोग मानते थे कि एक दुनिया होती है, एक लाइफ होती है, यानी जो अब उसकी एक दूसरी दुनिया है उनमें जो है उसमें फूड के लिए गोट को रखा गया था। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अबेरियल फ्रॉम मेहरगढ़। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो किसकी केल्टन, स्केल्टन, स्केल्टन मतलब क्या होता है, जो कंगाल होता है ये। ठीक है, स्केलेटन क्या होता है कि कंकाल यानी किसी के जो ढांचा होता है शरीर का, जो हड्डियां पूरी रहती है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक आदमी जैसे मरा हुआ लिटाया गया है, यहाँ पे बकरियों बकरियों की स्केलेटन है। ठीक है, तो यही माना जाता है, इसलिए लगाया था ताकि लगाया गया था कि जो ये जिसकी डेथ हुई है अब इसका मरने के बाद भी इसकी एक दुनिया रहेगी जिसमें कि फूड के लिए इनको बकरियों को रखा गया था। ईल्स वे बॉक्स में देखते हैं, केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, फ्रांस कहाँ है, ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्रांस यहाँ पे है, बार्सिलोना इधर पे, इधर यहाँ पे फ्रांस है। तो फ्रांस में जो केव पेंटिंग मिली उसके बारे में देखते हैं। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, हमने देख लिया कि एटलस में फ्रांस कहाँ पे था। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, जो बिलो पेंटिंग आपको नीचे जो पेंटिंग देख रहे हो ये फ्रांस से मिली है। दिस साइट was डिस्कवर्ड by 4 school children more than 100 years ago, आज से लगभग कई सौ साल पहले, मोर देन 100 ईयर, आज से 100 साल पहले जो है, लगभग 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले से भी ज़्यादा, मोर देन 100 ईयर एगो, यानी कि 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा मान लो आप, मतलब कि 100 प्लस था। ठीक है, आज से
100 साल से भी ज़्यादा की पहले जो 4 स्कूल चिल्ड्रन थे, उन्होंने इस साइट की डिस्कवर की थी, उसकी डिस्कवर मतलब खोज किए थे। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 10,000 ईयर अगो। इस टाइप की जो पेंटिंग थी वो कब बनाई गई थी? लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में। Many of these were of animals such as wild horses or orcs, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear painted in bright colors. यानी कि जो पेंटिंग्स मिले उसमें से ज़्यादा मैनी ऑफ दीज वर, इनमें से बहुत सारी एनिमल्स की हैं, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस यानी जो जंगली घोड़े थे, और अक्स यानी कि एक वाइल्ड फॉर्म ऑफ अ कैटल यानी कि जंगली बैल को बोलते थे, मतलब बैल था जो जंगली टाइप का जो बैल होता है उसको ऑरक्स बोलते हैं। बाइसोन, ये भी जंगली बैल ही होता है एक टाइप से, या जंगली सांड बोल सकते हो। उली रिनोसेरस यानी कि ऊनी ऊनी गैंडा। रेनडियर यानी बारहसिंगा एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। इन सारे लोगों की पेंटिंग मिली है इन सारे एनिमल्स की ब्राइट कलर्स में। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर और आयरन ओर। जो ये कलर्स थे, जो ब्राइट कलर्स थे, जिनकी पेंटिंग जिनसे सारी पेंटिंग्स की गई थी, जैसे आप देख सकते हो, ये सब किसके बने थे? दी कलर वर मेड फ्रॉम किनसे? कुछ मिनरल से बने हुए थे, जैसे कि ओकर, आयरन ओर या चारकोल से। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस। सेरेमोनियल ओकेशन का मतलब होता है कोई उत्सव हो, यानी कोई उत्सव समारोह हो। माना जाता है इट इज पॉसिबल, मतलब संभवतः ये जो पेंटिंग्स है किसी एक सेरेमोनियल ओकेशंस पे बनाई गई होंगी या बनाई गई थी, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। या हो सकता है संभवतः ऐसा होगा कि जो ये पेंटिंग्स बनाई गई हों, ये हंटर के द्वारा बनाई गई हों, स्पेशल स्पेशल रिचुअल्स पे बनाई गई हों, और यानी कि जब वो शिकार करने जाते थे उसके पहले जो है ये पेंटिंग बनाई गई हो। ठीक है, यानी कि जो स्पेशल रिचुअल कब होता था, नॉर्मली जब वो हंटिंग करने जाते थे उसके पहले में भी ऐसा माना जाता है, संभवतः हो सकता है कि तब ये जो है बनाया गया। देखो कितनी अच्छे से, मतलब कितने ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, कितने स्किल्स के साथ बनाई गई है पेंटिंग। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।